हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हमने भाग 3 तक पढ़ लिया है। आज हम भाग 4 पढ़ेंगे। आज हम भाग 4 में क्या है हमारा? भाग 4 में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यह है हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक। इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके हम इनको जानेंगे। ये हमारा लिया गया है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से लाया गया है इसको, आयरलैंड से इसको लाया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य क्या होता है? पहली बात हम राज्य बताएं आपको। राज्य होते हैं एक तो राज्य होते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, जैसे हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, ये सब हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य हैं। एक राज्य होते हैं हमारे वो राज्य, वो संस्थाएं। एक राज्य हमारे क्षेत्रफल के आधार पर हो गए। एक राज्य होते हैं हमारे संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो अपना कानून खुद बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। ऐसी संस्थानों को भी राज्य कहा गया है। ठीक है, ऐसी संस्थानें जो अपना कानून खुद बना सकती हैं उनको हम राज्य कहते हैं। जैसे रेलवे अपना कानून बना सकती है, अपनी पुलिस होती है, उसका अपना प्रशासन होता है उसका। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका हो गया हाई कोर्ट के बाद रेलवे, मैंने बता दिया आपको, बिजली विभाग, आरबीआई बैंक, एक्सेट्रा। ऐसे जितने भी विभाग हैं जो अपना कानून खुद बना सकते हैं उनको संविधान के अंदर राज्य कहा गया है, उनको स्टेट कहा गया है। ठीक है, उनको क्या कहा गया है? उनको स्टेट कहा गया है। हम उनको आर्टिकल 36 से, ये हमारा आर्टिकल 36 है, 30 और 51 तक ये दिए गए हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं अनुच्छेद 36 यानी कि आर्टिकल 37। इसके अंदर जो है वो राज्य नीति निर्देशक तत्व के संबंध में परिभाषा है। इसके अंदर क्या है? परिभाषा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है अनुच्छेद 36 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 37। इसके अंदर कहा गया है कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ना मिलने के कारण आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका मतलब मैं आपको समझाऊं। अभी हमने जो पीछे पढ़ा, अपने मूल अधिकार हमने जो पीछे पढ़े थे, उस मूल अधिकार में अगर कोई हमारा मूल अधिकारों का हनन कर रहा था या उनको कोई छीन रहा था तो हम अनुच्छेद 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे और हाई कोर्ट भी पहुंच रहे थे अपने मूल अधिकारों का हनन को रोकने के लिए। मगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर ये आपको छीने जा सकते हैं तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि आप इसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, आप इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अनुच्छेद 37 के तहत। अनुच्छेद 38 देख रहे हो ना आप, साफ पहले ही संविधान के अंदर लिख दिया है कि आप इस चीज़ को ना मिलने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? इसमें क्या है? इसमें कल्याणकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं इसके अंदर। ठीक है, योजना। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं
की नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये वे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो संविधान अपने नागरिकों को देना चाहता है। क्या करना चाहता है? संविधान अपने नागरिकों को देना चाहता है। ये ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं मगर ये निर्भर करती हैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर। अगर आपके राज्य की या जो भी डिपार्टमेंट कानून बना सकता है, जिसको मैंने अभी आपको राज्य बताया, वो उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो आपको नीति निर्देशक तत्व का फ़ायदा दें या ना दें। अगर दें तो अच्छी बात है और अगर ना दें तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते आर्टिकल 37 के तहत। क्या बताया मैंने आपको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो संविधान अपनी जनता को देना चाहता है मगर ये निर्भर करता है उस राज्य या उस विभाग की आर्थिक स्थिति पर। अगर स्थिति उसकी अच्छी है और वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है तब तो ठीक है। अगर वो स्थिति उसकी ठीक नहीं है और वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा रहा है तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे हम अपने मूल अधिकारों को लेकर, उसके हनन को लेकर, उसको किसी के द्वारा छीनने पर जो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए वहाँ हम पहुँच रहे थे, मगर यहाँ पर आर्टिकल 37 में साफ साफ कहा गया है कि आप इसको ना मिलने पर इसके विरोध में आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, आर्टिकल 37 के तहत। और आर्टिकल 38 में जो है वो कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है? ये कहता है कि समान काम समान वेतन, यानी कि समान कार्य का समान वेतन। ये समान कार्य का बराबर समान वेतन, यानी कि मैं इसको आपको बता दूं, इसका कहने का मतलब क्या है? समान कार्य का समान वेतन, इसका कहने का मतलब है कि एक ही काम के लिए, सेम काम के लिए आप मेल और फीमेल इन दोनों को अलग अलग वेतन नहीं दे सकते। अगर जो काम मेल कर रहा है सेम टू सेम वही काम अगर फीमेल कर रही है तो आप उसको भी मेल के बराबर ही वेतन दोगे आर्टिकल 39 के तहत। मेल अगर टीचर है, मान लो एग्जांपल में हम अपने पे देते हैं, मान लो हम टीचर हैं, हमारे साथ की बहुत सारी मैम पढ़ाती हैं, वो भी टीचर हैं, हम मेल टीचर वो फीमेल टीचर। हमें अगर गवर्नमेंट पे करेगी तो जितना हमें पे करेगी एक काम के लिए, उस वही काम अगर फीमेल सेम कर रही हैं हमारी मैम लोग तो उनको भी वो सेम ही वेतन पे करेगी। ठीक है, ये आर्टिकल 39 के तहत है। आर्टिकल 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों के बारे में है। हम इसको पढ़ेंगे एक एक कर कर। आर्टिकल 40 पढ़ेंगे हम, जो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के बारे में है। अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 ये है हमारा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, इसको पढ़ते हैं डिटेल में। ग्राम पंचायत के बारे में क्या है? सबसे पहले ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959। एक तो ये हिंदी में इनके नाम लेना थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है, जैसे 59, 69, इसलिए इंग्लिश में सही है। 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले ग्राम पंचायत के शुभारंभ किया गया। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में ये लागू की गई। उसके बाद में ये 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन
संविधान संशोधन 1993 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को अनुच्छेद 243 में कर दिया गया है। अनुच्छेद 243 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, रखा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 40 इसके अंदर ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों का शुभारंभ सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा राजस्थान के, यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान के नागौर में नहीं, ज़िले के अंदर एक गांव में ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया गया। आर्टिकल 40 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको शिफ्ट कर दिया गया अनुच्छेद 243 के अंदर। यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया गया इसको अनुच्छेद 243 के अंदर। ठीक है। अब अनुच्छेद हम 41 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ दशा में सरकारी सहायता देना, यानी कि कुछ दशा में सरकारी सहायता, कुछ दशा में मतलब, कुछ दशा का क्या मतलब? जैसे दिव्यांगों को, विधवा को, और जो भी फिजिकल हैंडीकैप में हैं उनको ये सरकारी सहायता प्रोवाइड की जाती है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 क्या है? अनुच्छेद 42 है मनोचित दशा में प्रस्तुति। आर्टिकल 42 मनोचित दशा में प्रस्तुति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। यानी कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है और वो प्रेग्नेंट है, या मतलब उसको कोई भी और दिक्कत है, तो वो इसके तहत अपनी उसकी सुविधा का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। किसके? स्टेट के द्वारा। मगर याद रखना, स्टेट की मर्जी है, वो दे तो ठीक है, ना दे तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। ठीक है। और आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 में है न्याय संगत वेतन। न्याय संगत वेतन यानी कि जिससे एक इतना वेतन देना जिससे एक जीवन आदमी निकाल सके। इसमें क्या है? न्याय संगत वेतन। न्याय संगत वेतन का मतलब है कि इतना पैसा तो कम से कम देना ही चाहिए कि जिससे वो अपनी जीविका चला सके, यानी कि वो अपने घर परिवार को चला सके। कम से कम इतनी ही तो उसको एक पैसा देना चाहिए किसी भी संस्थान के या किसी भी राज्य के द्वारा। तो ये हमने आज की वीडियो में इतने पढ़ेंगे। अनुच्छेद 33 तक पढ़ लिया हमने, यानी 43 तक पढ़ लिया, 43 तक। इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसको शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी का एक अच्छा खासा भाग पूछा जाता है, तो उस भाग को अगर आप अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पर बने रहें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहें, और याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी लोग नए मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।